अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं करियर में, बहुत पैसे कमा लेते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो हमें अक्सर रियलाइज होता है कि पैसे तो हमने बहुत कमा लिए, लेकिन उसके साथ कई चीज़ें हमने खो दी। मे बी शायद फैमिली के साथ उतनी अटैचमेंट नहीं रही, मे बी जो हमारी हेल्थ थी वो बहुत अच्छी नहीं रही, या हो सकता है कि जो हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे वहाँ हमारा कुछ ठीक नहीं रहा। ये जो आज का टॉपिक है, ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये इसी के बारे में है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा ये ESG होता क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्रीज को जो आते हैं जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और किस तरीके से ये इंडस्ट्री में आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल आप देखेंगे, पहले हम अक्सर बात किया करते थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि ये एक बेसिक फिलॉसफी की बात करते थे, या कहते थे कि हमें एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ अचीव करना है, लेकिन उसको डे टू डे बेसिस पे कैसे मेजर किया जाए, उसको कैसे देखा जाए कि हमारी अचीवमेंट क्या है, हमने क्या अचीव किया है। तो उसके लिए ये जो ESG है इसकी शुरुआत हुई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि इन जनरल जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर बात करते हैं कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। बट उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं, जिससे कि ओवरऑल पता चले कि क्या ये कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएगी, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में चल पाएगी या नहीं। तो इसके तीनों जो फैक्टर हैं उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो बात करते हैं एनवायरमेंटल की। यहाँ पर इंटेंट यह है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की इंडस्ट्री है, क्योंकि किसी इंडस्ट्री में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी में कुछ कम हो सकता है, तो उसी हिसाब से वो इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रही है और इन्वायरमेंट के प्रति कितने कॉन्शियस हैं। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे वो ये देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। जिसमें जो कुछ इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें पहला है क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन एमिशन। यहाँ पे अक्सर हम नेट जीरो कार्बन के बारे में बात करते हैं। देन इसके अलावा हम बात करते हैं अक्सर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो मे भी कुछ कंपनीज कहती हैं कि भाई जो लैंडफिल है हमारे पे जीरो डिस्चार्ज होगा वहाँ पे। देन वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं, जहाँ पर कुछ कंपनीज कहती हैं कि हम तो वाटर पॉजिटिव होंगे, कुछ कंपनीज कहती हैं कि हमारे से जीरो डिस्चार्ज होगा, तो ऐसे कुछ टारगेट्स देते हैं। देन इसके अलावा क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात की जाती है कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है उनको हम रिकवर करेंगे, और या जो एग्रीकल्चर लैंड है जो खत्म हो रही है उसको हम किस तरीके से रिकवर करेंगे। देन इसके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो कि बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज, जहाँ पे अक्सर बात की जाती है कि हम किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे, सोलर विंड पावर को यूज करेंगे, जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल कर सकें। जो दूसरा फैक्टर है वो बात करते हैं सोशल के बारे में। यहाँ पर इंटेंट यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना ज़्यादा फोकस कर रही है इस बात पे कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कस्टमर्स आते हैं, जहाँ पे कुछ आसपास के गांव के लोग आ सकते हैं, मे बी कुछ और लोग भी हो सकते हैं, उनका किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि उनके बारे में कितना फोकस है। से फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय वेलबींग, तो एक स्टैंडर्ड है SC 8000 जो स्पेसिफिकली इस बारे में बात करता है कि क्या जो वेजेस हैं या जो वर्किंग आवर्स हैं और इस तरह के जो बहुत सारे और एस्पेक्ट है उनको किस तरीके से टेक केयर किया जाए। देन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में। एक स्टैंडर्ड है ISO 30415 जो इस बारे में बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर क्या हो रहा है, किस तरीके से इंश्योर हो रहा है कि क्या हम डाइवर्स टैलेंट को ले रहे हैं या हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। देन इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो ह्यूमन राइट्स के बारे में हो सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में हो सकते हैं, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सेफ्टी के बारे में हो सकते हैं कि जितने भी लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं कितने सेफ हैं। तो एक स्टैंडर्ड है इसके बारे में ISO 45000। जो तीसरा फैक्टर आता है वो बात करता है गवर्नेंस के बारे में। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो प्राइमरली हमारा इंटेंट ये है कि जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं या रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, किस तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री की उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और हम कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। और यहाँ पर भी कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे तरीके हैं जिससे कि इसको हम मेज़र कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं अलग अलग फैक्टर्स को, तो सबसे पहला फैक्टर हो सकता है बोर्ड कंपोजिशन, कि जो हमारा बोर्ड है वहाँ पर क्या हम इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, जेंडर डाइवर्सिटी है, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं क्या।
देन दूसरा फैक्टर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किस तरीके से हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारी एनुअल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है उसको हम सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और एक्सेस दे रहे हैं सभी लोगों को, जिससे कि कोई भी उसको पढ़ना चाहे तो देख सकता है। देन कुछ और फैक्टर्स जिससे मॉनिटर कर सकते हैं वो हो सकते हैं एंटी करप्शन पॉलिसी। एक स्टैंडर्ड है ISO 37001 जो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, ब्राइबरी, अनएथिकल कंडक्ट के बारे में। देन एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन है, कि कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो की पीपल हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं हम अलग अलग फैक्टर जैसे ESG के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से या और गवर्नेंस के इशू से लिंक कर पा रहे हैं। देन एक और इंडिकेटर अगर मैं ऐड करना चाहूँ उसमें, तो वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर राइट्स, के जो शेयर होल्डर्स हैं क्या उनके पास कोई अधिकार है, क्या वो कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्या वो कुछ बोल सकते हैं अगर उनको कुछ कहना है। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है कि हमने बात तो कर ली ESG के बारे में, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। जो सबसे पहला फैक्टर है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, कि ESG हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो पुअर लेबर प्रैक्टिस हैं, जो अनएथिकल गवर्नेंस है, उसको हम किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसको कैसे पता रहे कि अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट जो बाकी सब फैक्टर्स हैं वो सब भी ठीक है, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज प्रॉफिट है बट कल गड़बड़ हो सकती है। देन कई बार रेगुलेटरी कंप्लायंस का भी एक इशू होता है। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो सेबी ने गाइडलाइन दी है कि 1000 टॉप लिस्टेड कंपनी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में है, उनको एक रिपोर्ट देनी है हर साल विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी। उस रिपोर्ट का नाम उन्होंने दिया BRSR। इसका मतलब है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो यहाँ पर इंटेंट यह है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ESG उसके बारे में उनको बताना है कि उनकी कंपनी क्या कर रही है और ईयर एंड ईयर किस तरह की ग्रोथ हो रही है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में। देन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय एंड कस्टमर एंगेजमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बात को कॉन्फिडेंस देने के लिए स्टेक होल्डर्स को और शेयर होल्डर्स को कि उन्हें इस कंपनी में बने रहना चाहिए। अब इतनी सारी बातें कर ली तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे रेलेवेंट होता है यहाँ पे वो होता है किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो है विद रिस्पेक्ट टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा अक्सर इंडस्ट्री में है कि उनको पता ही नहीं है कि ESG क्या है, इसका मीनिंग क्या है। उनके कस्टमर से रिक्वायरमेंट तो आ गई लेकिन उसको समझा कैसे जाए। जैन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाए, कैसे रिपोर्ट बनाई जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उस डाटा को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो भी हमें काम करने हैं कंप्लायंस के, उसमें पैसा लगता है। तो हर कंपनी ये सोचती है कि वो क्यों पैसे को लगाए और उससे उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इस बारे में। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की ESG के बारे में, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में। देन उसके बाद मैंने आपसे बात की क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड देन लास्ट में मैंने आपसे बात की किस किस तरह के चैलेंज हैं जो इंडस्ट्री में मिल रहे हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी ESG के रिलेशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूजफुल हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।